362 मीटर लंबी, 210 मीटर चौड़ी और 50 फ्लोर की बिल्डिंग से भी ऊंची हाइट रखने वाली इस जायंट शिप का नाम वंडर ऑफ द सीज है। इसकी कंस्ट्रक्शन में 1.35 बिलियन डॉलर्स यानी 1105 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2,30,000 से जायद वजनी, 13,000 व्हेल फिश और 24,000 अफ्रीकी हाथियों जितना वजन रखने वाली इस शिप ने अपने अंदर एक नया शहर आबाद कर रखा है। इसमें 6,988 गेस्ट की डबल कैपेसिटी मौजूद है और उनकी खातिर तवाज़ो के लिए 2,300 क्रू मेंबर्स भी मौजूद हैं, जिनमें वर्ल्ड के टॉप क्लास शेफ्स भी शामिल हैं। इस शिप में 18 डेक्स बने हुए हैं, जिसमें से 16 डेक्स सिर्फ लोगों के रहने के लिए हैं और बाकी 2 जायंट डेक्स पर 20 लग्जरी 5 स्टार रेस्टोरेंट्स, 4 पूल, 2,800 से जायद केबिन, चिल्ड्रंस वाटर पार्क, चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, फुल साइज बास्केटबॉल कोर्ट, आइस स्केटिंग रिंग, सर्फ सिमुलेटर, 10 फीट से ऊंची स्लाइड्स, इंडोर आउटडोर मूवी थिएटर, आउटडोर एक्वेटिक थिएटर और रॉक क्लाइंबिंग वॉल्स लगे हैं, जिसकी वजह से यहाँ जाना सबका एक ख्वाब बन चुका है। इस शानदार और ब्यूटीफुल शहर में कुछ वक्त गुजारने के लिए आपको $800 से $1,300, 6 लाख से 15 लाख इंडियन रुपीस दिनों के हिसाब से पे करना होंगे, क्योंकि ये शिप आपको एक लम्हा भी बोर नहीं होने देती। इस जायंट एडवेंचरस क्रूज शिप को RCI रॉयल कैरिबियन नामी एक अमेरिकन ग्रुप ने बनाया है और वही इसको ओन करते हैं। ये ग्रुप पहले 25 शिप बना चुका है और ये शिप इनकी ऑसिस क्लास में 5th नंबर पर और दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज शिप बन चुकी है। RCI की ऑसिस क्लास में वो तमाम शिप्स शामिल होती हैं जिनमें फैसिलिटीज और वो साइज के लिहाज से टाइटैनिक से 5 गुना ज्यादा होती है। टाइटैनिक डूबने के बाद क्रूज शिप इंडस्ट्री पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जिसके बाद कोई भी अपना लाइफ का रिस्क दोबारा नहीं लेना चाहता था। लेकिन रॉयल कैरिबियन जैसे ग्रुप लोगों को अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के जरिए इस बात का यकीन दिलाने में कामयाब रहे कि लोगों की सेफ्टी उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ द अनफोल्डर। दोस्तों, RCI ने इस शिप को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट फ्रांस की एक कंपनी STX फ्रांस को दिया, जिनको ये जायंट शिप 3 साल के अरसे में मुकम्मल करके RCI को डिलीवर करनी थी, जो कि STX फ्रांस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। RCI ग्रुप ये चाहता था कि उसकी शिप के अंदर बैठे किसी भी मेंबर को वाइब्रेशन या उस शिप की चलने की मूवमेंट महसूस ना हो, क्योंकि इसके अंदर पूल और क्लब्स भी मौजूद थे। तो RCI ग्रुप ये चाहता था कि उसकी शिप के अंदर बैठे किसी भी मेंबर को मोशन सिकनेस और सी सिकनेस ना हो। ये सारी चीजें 500 माहिर इंजीनियर्स और लाखों वर्कर्स के दिन रात काम करने के बगैर पूरी होनी इम्पॉसिबल थी। शिप को बनाने से लेकर इसकी लॉन्चिंग डेट तक इसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस सामने आए। 22.5 नॉट्स यानी 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेवल करने वाली इस शिप के डिजाइन को इंजीनियरिंग मार्वल भी कहा जाता है। इसका डिजाइन बनाना इंतहाई कॉम्प्लेक्स था, जो कि बनाने वालों के लिए एक सरदर्द बनता जा रहा था, क्योंकि इसमें वो फीचर्स डालने थे जो पिछली किसी शिप्स में मौजूद नहीं थे। और इनका सबसे बड़ा टास्क इस शिप का ऐसा डिजाइन बनाना था जो लोगों को इंजॉयमेंट करते हुए इस शिप की मूवमेंट जरा भी पता ना चलने दे। इस जायंट क्रूज शिप का मॉडल बनाने में ही STX को 2 साल लग गए, यानी अब 3 साल के अरसे में से वो अपने 2 साल डिजाइन बनाने में खत्म कर चुके थे। अब उनको इस शिप को डिलीवर करने के लिए सिर्फ 1 साल का अरसा रहता था और अप्रैल 2021 में उनको ये शिप RCI को डिलीवर करना थी। डिलीवरी की डेडलाइन से 1 दिन भी ऊपर चला जाता तो STX ग्रुप को हर दिन के बदले 2,000 यूरोज हर दिन पे करना होंगे। इन तमाम बातों को नजर में रखते हुए 3D डिजाइनर्स ने इस शिप के 210 मॉडल्स पेश किए, जिसमें से सबसे बेस्ट मॉडल सिलेक्ट किया गया। 2 साल का अरसा शिप की डिजाइनिंग में ही गुजर चुका था और अब बारी थी इस शिप की बाकायदा कंस्ट्रक्शन की। दूसरा बड़ा चैलेंज अब इस शिप को बनाने का था, जो कि एक बहुत मुश्किल टास्क था। 150 हेक्टर्स बड़े फ्रांस के सेंट नज़ेर शिपयार्ड में 10,000 से जायद आयरन शीट्स हर दिन मंगवाई जाती थी। कौन सा पार्ट कैसे और कहां और कितना बड़ा फिट होगा, ये सब कुछ पहले ही डिसाइड कर लिया गया था। अब बस बारी थी इस शिप को प्रॉपर और एक्यूरेसी के साथ कंस्ट्रक्शन करने की। इन मोटी मोटी शीट्स को काटने के लिए रोबोटिक आर्म्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जिससे इस स्टील के पीसेस एक्यूरेसी और कैलकुलेशन के हिसाब से काटने थे, वरना इनकी 2 साल की मेहनत पल भर में बर्बाद हो सकती थी। इसको मैनुअली हाथों की मदद से करना इम्पॉसिबल था। इस शिप को बनाने के लिए 450 तरीके के अलग अलग शेप्स
मंगवाए जाते थे और इनको रोबोटिक आर्म टेक्नोलॉजी के जरिए कट और वेल्ड करके इससे अलग अलग और कॉम्प्लेक्स शेप बनाए जाते थे, जैसे कि बॉल्बस बो। बॉल्बस बो को मैरीन इंजीनियरिंग की जबान में बल्ब कहा जाता है। ये शिप के पानी में चलने की रफ्तार को बढ़ाता है, काटता है, ताकि शिप अपनी रफ्तार और बैलेंस काफ़ी हद तक मेंटेन रखे। क्योंकि ये सर्कुलर शेप में होता है, इसलिए शीट की मदद से बनाने के लिए काफ़ी एफर्ट्स चाहिए होती हैं। अगर ये बॉल्बस बो ना हो तो शिप को ट्रैवल करने में ज़्यादा इंजन्स पर जोर लगाना पड़ेगा, जिससे 4 गुना ज़्यादा फ्यूल खर्च होगा और अल्टीमेटली शिप की टिकट्स महंगी होंगी। तो कुल मिला के ये बॉल्बस बो इंतहाई अहम था। इसके बाद बारी थी शिप के मेन और सबसे बड़े पार्ट यानी शिप के हल की। शिप का हल शिप का वो हिस्सा होता है जो लाखों टन वजनी शिप को पानी में फ्लोट करके रखता है। ये शिप की मेन बॉडी होती है। इसका डिज़ाइन और शेप इंतहाई और सबसे अहम होता है, क्योंकि ये अलग अलग समंदर में उसके हिसाब से इसका शेप बनाया जाता है, ताकि ये उस हिसाब से समंदर का प्रेशर टैकल कर पाए। इस जायंट क्रूज शिप के लिए 170 हल डिजाइन बनाए गए और उसको सिमुलेटर पर बाकायदा टेस्ट किया गया। ये सारी टेस्टिंग एक डमी शिप पर सेंसर्स लगा कर की गई कि पानी की फोर्स का शिप के हल पर कितना असर होगा। 18 डेक्स जिनमें वो तमाम फैसिलिटीज अवेलेबल करनी थी, जहां सबसे ज्यादा चमक धमक हो। इतनी बड़ी जायंट शिप के डेक्स और फ्लोर्स असेंबल करने के लिए अलग अलग से एक एक फ्लोर को हाफ शेप में मंगवाया और फिट किया गया, क्योंकि इतनी बड़ी शिप को एक साथ बनाना इम्पॉसिबल था। इसलिए इसको एक पजल गेम की तरह हिस्सों में बनाया गया। इस पूरी शिप को असेंबल करने का प्रोसेस नाइट के टाइम पर किया गया और ये डेक्स नाइट में मंगवाए जाते थे। इस शिप को नाइट में असेंबल करने का मकसद सिमुलेशन का सही से काम करना है। आपने मूवी आयरन मैन में ये जरूर देखा होगा कि जब वो अपना सूट बना रहा होता है तो उस मॉडल को एक्यूरेटली बनाने के लिए वो इस 3D सिमुलेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। ये टेक्नोलॉजी भी कुछ वैसी है और शिप का ये मॉडल नाइट में लाइट्स के जरिए ठीक तरह नज़र आ सकता था, जिससे हर ऑब्जेक्ट अपनी सही जगह असेंबल करने में इंजीनियर्स को काफ़ी हेल्प मिली। अब बारी थी शिप के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की, यानी शिप के प्रोपेलर्स की। यानी वो ह्यूज प्रोपेलर्स जब रोटेट करें तो ना सिर्फ शिप को 360 मूव कर पाएँ, बल्कि इसमें कोई वाइब्रेशन फील ना हो। यानी ये प्रोपेलर्स ज़ीरो थ्रस्ट होने चाहिए, और अगर ये वाइब्रेशन करें भी तो इसमें वाइब्रेशन डैम्पिंग लगाया जाएगा, जिसको इस शिप का लाखों टन वजन सहकर इसको 22 नॉट्स की स्पीड से ना सिर्फ चलाना था, बल्कि समंदर की स्पीशीज का भी मुकाबला करना था। इन प्रोपेलर्स का वजन 90,000 टन यानी 2 एमिरेट्स प्लेन से ज्यादा और हाइट डबल स्टोरी बिल्डिंग जितनी थी। ये जायंट फैंस 5 करोड़ वॉट्स के बराबर बिजली यूज करते हैं। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा लें कि एक प्रोपेलर इतनी बिजली खर्च करता है जितनी पूरी एक वेटिकन सिटी। ये प्रोपेलर्स इनको ऐसे डिजाइन करने थे कि इस शिप में बैठे लोगों को इसकी वाइब्रेशन जरा भी महसूस ना हो। इसलिए इस शिप में जो भी लोग बैठते हैं तो उनको स्टेबल 5 स्टार होटल वाली फील सी के ऊपर ही आती है। अगर वंडर ऑफ द सीज की इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो इसमें एक पूरा पावर स्टेशन इंस्टॉल करने का फैसला किया गया, क्योंकि ये एक तैरता हुआ शहर है जिसमें 8,000 लोग कम से कम 15 दिन तक ज़रूर रहते हैं। 18 डेक्स की लाइट, उनके रेस्टोरेंट्स, 3,000 से ज़ायद लग्जरी स्वीट, कैसीनोज, क्लब्स, शॉपिंग मॉल्स और मूवी थिएटर्स काफ़ी ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं। इसके लिए इस शिप पर 6 डीजल जनरेटर्स लगाए गए जो 17,000 वोल्ट करंट प्रोड्यूस करते हैं। इंजन की डिमांड पूरी करने के बाद इसमें ट्रांसफार्मर्स लगाए गए जो बिजली को 230 वोल्ट में कन्वर्ट करके पैसेंजर्स की कंज्यूमिंग के लिए प्रोवाइड किए जाने थे। इस पूरी शिप की वायरिंग बहुत टेक्निकल और माहिर इंजीनियर्स की मौजूदगी में की गई है, जिसकी लंबाई करीबन 1900 किलोमीटर के करीब है। यानी इंडिया के शहर मुंबई से लेकर श्रीलंका तक पहुंचाई जा सकती है। ये शिप एक एडवेंचर से भरपूर और दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज शिप है और मोस्टली इसमें लोग अपनी वेकेशंस एंजॉय करने आते हैं। ये शिप तकरीबन 7 डेज ट्रैवल करती है और पूरे 7 दिन तक 8,000 लोगों को वाटर प्रोवाइड करना भी एक अहम टास्क था, क्योंकि फ्रेश वाटर ना सिर्फ पीने बल्कि पूल्स, कुकिंग वगैरह में भी यूज होता है। इंजीनियर्स ने एस्टिमेट लगाया कि एक शख्स सी के माहौल के हिसाब से रोज 200 क्यूबिक वाटर कंज्यूम करता है
और अगर शिप में 8000 क्रू मेंबर्स को मिलाकर कैलकुलेट किया जाए तो ये बनता है 16 लाख क्यूबिक वाटर, और वो भी डेली। और लोगों को इस शिप में कम से कम 7 दिन रहना है, तो इसका मतलब इस शिप में 1 करोड़ 12 लाख क्यूबिक वाटर की स्टोरेज होनी लाजमी है, जो कि एक नामुमकिन सी बात थी। इसके लिए इस शिप में ऑनबोर्ड डीसैलिनेशन प्लांट्स लगाए गए, जो सी के पानी को गर्म करके इसको हार्ड से सॉफ्ट करने में मदद करते थे। मगर इसमें मज़े की बात ये थी कि इस पूरे प्रोसेस में जो हीट थी वो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं, बल्कि इसके प्रोपेलर्स के इंजन की हीट से ली गई। वो हीट जो किसी काम की नहीं होती, पहली बार उसको यूज़ में लाया गया, जिससे पैसेंजर्स की लाइफ टाइम की रिक्वायरमेंट इस क्रूज शिप पर पूरी हो गई। अब बारी आती है उस न्यू फीचर की जो सबसे पहले MSC मेरीविलिया शिप में इंट्रोड्यूस करवाया गया, यानी इलेक्ट्रिकल शिप स्टेबलाइजर्स। ये जदीद दौर की एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिसमें शिप की ज़रा भी मूवमेंट पैसेंजर्स को फील नहीं होती, क्योंकि ये नया और जदीद फीचर पूरे क्रूज को स्टेबल रखता है। इसमें ऐसे सेंसर्स लगाए गए हैं जो शिप को ज़रा भी लेफ्ट या राइट होने पर उसको टिल्ट नहीं होने देते। शिप को पूरा कंप्लीट करने के बाद अब बारी थी इस शिप की टेस्टिंग की। इंजन्स की लीकेज स्पीड चेक करने के बाद इस शिप को परफेक्ट और क्लियर करार दे दिया गया। इंटीरियर डिज़ाइन में एक सेंट्रल पार्क बनाया गया जिसमें 10,000 से ज़ायद नेचुरल ट्रीज और स्पीशीज रखे गए हैं, और 150 लॉन्ग सी फ्रंट शॉपिंग मॉल है। इसके साथ साथ लग्जरी स्वीट्स और पूल जो रात में डांसिंग क्लब में कन्वर्ट हो जाते हैं। 2022 से ये वर्ल्ड लार्जेस्ट शिप सर्विस में है, जो कि एक इंजीनियरिंग मार्वल है। उम्मीद है कि द अनफोल्डर की ये वीडियो आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।